पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनके कई फैसलों और खासकर उनके बयानों की आलोचना होती ही रहती है। और अब एक बार फिर सीजीआई चंद्रचूड़ निशाने पर आ गए हैं। चंद्रचूड़ को लेकर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों इंदिरा जयसिंह के निशाने पर एक बार फिर आए चंद्रचूड़, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना रिटायरमेंट से पहले एक बयान दिया था। आप सभी को वो बयान याद होगा और उनके इस बयान से ये साफ भी हो गया था कि कहीं ना कहीं वो खुद भी ये बात जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है, जो फैसले लिए हैं, जो बयान दिए हैं, उसके लिए उन्हें आलोचना का सामना तो आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि उन्होंने कहा था कि पता नहीं इतिहास उन्हें किस तरह याद करेगा। उम्मीद है कि इतिहास मेरे प्रति नरमी बरतेगा। उनके इस बयान ने उस समय सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर चंद्रचूड़ ने ऐसा बयान क्यों दिया। लेकिन चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद से ही, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले से ही उनकी आलोचना होने लगी थी। यहां तक कि वकीलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में अब ये बात साफ हो जाती है कि खुद चंद्रचूड़ ये बात समझते थे कि उनको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था। और अब एक बार फिर एक सीनियर एडवोकेट ने उन पर निशाना साधा है। कार्यक्रम में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा, संविधान और धर्मनिरपेक्षता जैसे इसके मूल मूल्यों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संविधान को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के महत्व को रेखांकित भी किया और क्या कुछ बोली है, पहले सुनते हैं। So finally, I would like to say that what we are witnessing is an effort to place a norm above the Grun norm. And this norm is justified in the name of decolonization, and it goes by the name of cultural nationalism. Nobody, of course, bothers to tell us what culture really is, or which is this culture that is sought to be reclaimed. And it's a bit tragic that we've had, former Chief Justices of India who have said that the Dhwaja is the symbol of justice. Is it the symbol of justice? For me, the symbol of justice was always the Constitution of India. I have never entered a courtroom without taking a copy of the Constitution with me in my hand, ever. It has been my sword and my shield, the only tool that I have had with me on this journey of over 50 years. So the reinterpretation of laws to align with majoritarian ideologies threatens secularism in a multi-religious country, and hence the unity and the integrity of India is also threatened. Of its people, and the unity and integrity of the state itself is threatened. This is evident in recent instances where secularism and democracy have been undermined through legislative and judicial practices. Some of the judicial practices I have mentioned, but one of the most recent ones, of course, is a speech by Justice Shekhar Yadav, who is still a sitting judge, who indulged in what I consider to be hate speech within the premises of one of India's hallowed and biggest high courts. Independence of the judiciary appears to be threatened when recommendations made by the collegium are not respected. And Parliament, this is the undermining of institutions. Parliament is also undermined when criminal laws are passed as money bills to avoid the Rajya Sabha. In the executive, we find people saying that Ram is my idea of India. इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि ये थोड़ा दुखद है कि हमारे पास भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कहा है कि ध्वज न्याय का प्रतीक है। मेरे लिए न्याय का प्रतीक हमेशा भारत का संविधान रहा है। इसके आगे वो ये कहती हैं कि बहुसंख्यक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानूनों की पुनर्व्याख्या एक बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। भारत की एकता और अखंडता को भी इससे खतरा है। उन्होंने अब भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन जानकारों का ये कहना है, ये दावा है कि उनका जो इशारा था वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि चंद्रचूड़ की ही तरफ था। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ ने मंदिरों पर लगे ध्वजों से प्रेरणा मिलने की बात कही थी। उन्होंने द्वारका और सोमनाथ मंदिर के ऊपर लगे ध्वजों का जिक्र करते हुए कहा था, मैं आज सुबह द्वारकाधीश जी के ऊपर लहरा रही ध्वजा से प्रेरित हुआ।
उसी तरह की ध्वजा मैंने जगन्नाथपुरी में देखी थी। हमारे देश की परंपरा की इस सार्वभौमिकता को देखिए, जो हम सभी को एक साथ बांधती है। इस ध्वज का हमारे लिए विशेष अर्थ है। वो अर्थ की वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है। वो एकीकृत शक्ति हमारी मानवता है, जो कानून के शासन और भारत के संविधान द्वारा शासित होती है। अब चंद्रचूड़ के इसी बयान पर जयसिंह ने पलटवार कर दिया है, और पलटवार करते हुए इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हमारे पास भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, जिन्होंने कहा कि ध्वजा न्याय का प्रतीक है, जबकि मेरे लिए न्याय का प्रतीक हमेशा से भारत का संविधान रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने जब ये बयान दिया था, उस समय वो सीजेआई हुआ करते थे, और उनके इस बयान की उस समय भी खूब आलोचना हुई थी। यहां तक कि भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी चंद्रचूड़ पर निशाना साधा था और उनके इस बयान की आलोचना की थी। सीजेआई की तरफ से मंदिरों के ध्वज को सभी को जोड़ने वाला बताए जाने पर गुहा ने लिखा था कि जाहिर है ये सच नहीं है। पारंपरिक रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर लहराने वाली ध्वजा ने हम सभी को एक साथ, एक मानवता के सूत्र में बांधने का काम नहीं किया है। अधिकांश दर्ज इतिहास में हिंदू मंदिरों ने दलितों के साथ गंभीर भेदभाव किया है। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के मुख्य पुजारियों ने उन्हें अपने परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति ही नहीं दी। हिंदू धार्मिक परंपरा महिलाओं के साथ भी भेदभाव करती है और मासिक धर्म के दौरान उन्हें प्रार्थना करने से रोकती है। यानी साफ है कि गुहा ने बता दिया था कि संविधान इसीलिए लाया गया जिससे दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार होते आ रहे थे वो अत्याचार ना हो सके। यानी एकजुट करने की जो बात है वो ध्वज में नहीं है बल्कि संविधान में लिखी हुई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संविधान लाना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि एकजुटता नहीं हो रही थी। एक खास वर्ग को दबाया जा रहा था, उन्हें कुचला जा रहा था, उनके अधिकारों को मारा जा रहा था। इसीलिए संविधान उनके अधिकारों की रक्षा करता है और इसीलिए संविधान का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आरोप ये भी लगते रहते हैं कि उसी संविधान को कुचलने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल चंद्रचूड़ के उस बयान पर आते हैं जिसका पलटवार अब सीनियर एडवोकेट ने कर दिया है, और अब एक बार फिर सीनियर एडवोकेट के निशाने पर चंद्रचूड़ आ गए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इंदिरा जयसिंह ने इस तरह से चंद्रचूड़ के किसी बयान पर उन्हें घेरा हो या फिर उन पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजन वाला वो वीडियो आपको याद ही होगा, और उसका जब वीडियो सामने आया था उसके बाद कई वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित वकीलों ने कई सवाल उठाए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या इस दौरे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उस लिस्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह का भी नाम था, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता किया है। सीजेआई की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया है। एससीबीए को सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के इस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित समझौते की निंदा करनी चाहिए। जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में यह भी कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सीजेआई अपने पद की शपथ के प्रति सच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। उपेंद्र बक्सी को उद्धृत करते हुए एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य स्वयं किसी धर्म को नहीं अपनाएगा, स्थापित नहीं करेगा या फिर उसका पालन नहीं करेगा। न्यायालय ने उसी निर्णय में यह भी माना कि प्रत्येक व्यक्ति को उस क्रम में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का समान अधिकार होगा। उन्होंने आगे लिखा था कि कोई भी व्यक्ति सीजेआई और पीएम के निजी तौर पर विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि सवाल ये है कि क्या अपने धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन उनके पद की शपथ का उल्लंघन करता है? बेशक इसका जवाब हाँ है। उन्होंने ये भी कहा था कि दो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से पूजा करना ये सवाल उठाता है कि क्या न्यायपालिका में धर्म का समावेश किया जा रहा है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा एक धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन उनके पद की शपथ का अनुपालन कैसे है। और अब एक बार फिर से इंदिरा जयसिंह अपने बयानों से सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का मानना है कि भारत का संविधान न्याय का सच्चा प्रतीक है, ना कि झंडा। वो कहते हैं कि वो हमेशा अदालत में अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर जाते हैं और ये उनके पूरे कानूनी करियर में उनकी ढाल और उपकरण रहा है। दस्तावेज के अनुसार भारत में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को निम्न तरीके से कमजोर किया गया है।
उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक विचारधाराओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानूनों की पुनर्व्याख्या ये एक बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालता है। न्यायिक प्रथाएं, दस्तावेज में न्यायिक प्रथाओं का उल्लेख है जो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, लेकिन विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए गए हैं। न्यायमूर्ति शेखर यादव का भाषण, दस्तावेज में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के उदाहरण के रूप में न्यायमूर्ति शेखर यादव एक मौजूदा न्यायाधीश के भाषण का हवाला दिया गया है। राज्यसभा से बचने के लिए आपराधिक कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करना ये संसद की भूमिका को कमजोर करता है। कार्यकारी अधिकारियों का ये कहना कि नाटक भारत का मेरा विचार है, ये कार्यकारी शाखा की अखंडता को कमजोर करता है। यानी साफ है कि इंदिरा जयसिंह ने कई मुख्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, लेकिन उनका फोकस सबसे ज्यादा चंद्रचूड़ के उन पुराने बयानों पर था जिसने कहीं ना कहीं सियासत में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था। खासकर पीएम मोदी का उनके आवास पर जाकर गणेश पूजन करना और उसका वीडियो सामने आना, उसने चंद्रचूड़ के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। विपक्ष हमलावर हो गया था और इन सभी मुद्दों पर इंदिरा जयसिंह ने भी अपनी बात प्रमुखता से रखी थी और साफ बताया था कि 2 संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आम जनता के बीच में एक बहुत ही गलत संदेश पहुंचाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।